प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 7, जिसकी डेट है 22 जुलाई 2021। ठीक है, यहाँ पर आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट और यहाँ पर आएगा नेम ऑफ द क्लास टीचर। ठीक है, चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सब टॉपिक अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री पार्ट 2। द प्रेजेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया is the result of a long process. Indian history can be traced back to the birth of Indus Valley civilization and arrival of the Aryans. जो इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है और कब से? अराइवल ऑफ द आर्यंस के अराइवल से स्टार्ट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दीज टू फेजेस आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज प्री वैदिक एंड वैदिक पीरियड्स। ये जो दो फेजेस हैं ये किस में डिस्क्राइब किए गए हैं? प्री वैदिक में, और दूसरा है वैदिक पीरियड में। ठीक है, इसके बाद द 4th सेंचुरी BC, अबाउट 2300 ईयर्स अगो, सो द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया अंडर एम्पेरर अशोका एंड बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया। ठीक है, मैनी रॉक इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्पेरर अशोका आर फाउंड। द स्टेट एम्बलम of our country is an adaptation from the Sarnath lion capital of Ashoka। जो हमारा राजनीय एम्बलम है, एम्बलम मतलब होता है प्रतीक, जो हमारा राजकीय प्रतीक है वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है। ठीक है, यू मे हैव सीन इट ऑन कॉइन्स, आप इसे कॉइन्स पर देख सकते हो, और कहाँ देख सकते हो? बैंक नोट्स पर देख सकते हो, एंड अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पर देख सकते हो, एंड ऑफिशियल सील्स पर देख सकते हो। ठीक है, क्रिश्चियनिटी रीच्ड केरला विद सीरियन ट्रेडर्स ड्यूरिंग द 1st सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है? क्रिश्चियनिटी रीच्ड केरला विद सीरियन ट्रेडर्स ड्यूरिंग द 1st सेंचुरी। पहली सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी कहाँ पहुँचा था? केरला में पहुँचा था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Gupta Empire, which established during 1st century, is considered as golden period of India during that era। गोल्डन पीरियड, गुप्ता जो एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर, उसको क्या कहा जाता था? गोल्डन एरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोल्डन पीरियड कहा जाता था, स्वर्णिम काल कहा जाता था। ठीक है, इस्लाम फर्स्ट कैम टू इंडिया इन केरला। जो इस्लाम धर्म था वह भी कहाँ पहुँचा था? केरला में। इंडिया में सबसे पहले कहाँ पहुँचा था? केरला में पहुंचा था। इसमें वर्कशीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि केरला में ही क्यों पहुंचा था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, दोबारा देखते हैं। इस्लाम फर्स्ट कैम टू इंडिया इन केरला विद अरब ट्रेडर्स के साथ ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी। कब, किस समय में? 8th सेंचुरी, 8वीं सदी के समय पर पहुंचा था। एंड फर्मली इस्टेब्लिश्ड एज अ पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया, और पॉलिटिकल फोर्स के रूप में इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया था बाय 11th सेंचुरी, 11वीं सदी तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं। द दिल्ली सल्तनत वॉज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर डिफीटिंग द चौहान्स। जो दिल्ली सल्तनत थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? वो डिफीटिंग, हराने के बाद चौहान्स को हराने के बाद दिल्ली सल्तनत भी स्थापित हो गई थी ऑफ दिल्ली। ठीक है, चौहान्स ऑफ दिल्ली। आफ्टर अबाउट 320 ईयर्स द मुगल एम्पायर, और 320 सालों के बाद द मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हियर। दिल्ली में, इंडिया में कौन इस्टेब्लिश हुआ था? मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है भाई, ड्यूरिंग विच इंडिया वंस अगेन अचीव्ड अ ग्रेट डिग्री ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। यू मे हर्ड ऑफ अकबर, शाहजहां। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी एम्पायर्स लाइक राष्ट्रकूटास, प्रतिहार्स, पाल्स, सेन्स, चालुक्यास, सातवाहन्स, पारमार्स, अहोम्स, चोलास, पांड्यास एंड विजयनगर ऑल्सो फ्लोरिस्ड इन इंडिया। और ये जितने भी आपको साम्राज्य दिख रहे हैं, वंश दिख रहे हैं, सभी भारत में इस्टेब्लिश्ड हुए थे, फ्लोरिस्ड हुए थे, फले फूले थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं। मैनी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड की जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी कई सारी, नैरेट्स द स्टोरी ऑफ देयर ग्लोरियस टाइम इटसेल्फ। नैरेट करती हैं ग्लोरियस टाइम को। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी वो इम्पॉर्टेंट इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी, देख लेते हैं। कुतुब मीनार थी, रेड फोर्ट था, ताजमहल था, कंदरिया महादेव टेम्पल था, राजेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर था, जैन टेम्पल एट दिलवारा था, विजय स्तंभ एट चित्तौड़ था। आर फ्यू एग्जाम्पल्स। ये जो भी इमारतें हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्या हैं,
जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब नीचे जो आपको ये पिक्स दिख रही हैं, जो पिक्चर दिख रही है, एनसीईआरटी से ली गई है। अब इसमें क्या क्या है ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पिक्चर आपको पहली वाली पिक्चर दिख रही है, ये वाली, ये है आपका चैतन्य देव की पिक्चर, ठीक है। और ये वाली जो पिक्चर है ये है रहट, इसको रहट कहते थे। इसका क्या काम, इसका क्या यूज़ हुआ करता था, जो नदियों में से पानी निकालने का काम किया जाता था इससे। और नदियों में से पानी निकाल के कहाँ पे डाला जाता था, खेतों में डाला जाता था, ठीक है। तो एक प्रकार की मशीन जैसा हम इसे कुछ कह सकते हैं, जिसको रहट कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है ये वाली पिक्चर में अकबर जी बैठे हुए हैं, अकबर इन डिस्कशन विद वेरियस रिलीजियस स्कॉलर्स, जो अन्य धर्मों के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ सभा में बैठे हुए हैं अकबर, ठीक है। चलिए ये आपकी पिक्चर्स की बात हो गई, आगे देखते हैं। गुरु नानक देव जी started Sikhism. Many important saints of Bhakti stream like Kabir, Meera, Chaitanya Dev, सूरदास गेव न्यू डायरेक्शन टू द सोसाइटी। इन सभी ने सोसाइटी को क्या दिया था, भारत की सोसाइटी को कुछ नया डायरेक्शन दिया था, ठीक है। दिस वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, और ये गोल्डन पीरियड था किसका, इंडिया का। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, स्कल्पचर, ट्रेड एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ, जो कॉटन था और सिल्क क्लॉथ था, अलॉन्ग विद द स्पाइसेस, किसके साथ, स्पाइसेस के साथ, गरम मसालों के साथ, ऑफ इंडिया कंटिन्यूड टू अट्रैक्ट, इसने अट्रैक्ट करना कंटिन्यू रखा ट्रेडर्स को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने ये सभी देखा है कि भारत में इतिहास में प्राचीन भारत में, मिडेवल भारत में दूसरे देशों से लोग भारत में आते रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या था, क्योंकि भारत में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता था, कॉटन था, सिल्क क्लॉथ था और स्पाइसेस था। इन सभी की मांग विदेशों में बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए विदेशी व्यापारी क्या करते थे, इन सभी को भारत से खरीद कर अपने देश जाकर के वहाँ पर बेचते थे, जिससे उन्हें डबल से भी ज़्यादा मुनाफा और फ़ायदा होता था, ठीक है। अगर लगभग कहा जाए तो 50% से भी ज़्यादा फ़ायदा, या फिर कहें 60% फ़ायदा व्यापारियों को, विदेशी व्यापारियों को यहाँ से सामान खरीद के अपने देश में बेचने से होता था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की। आज की वर्कशीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हैं, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द रिचनेस ऑफ रिलीजियस हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड राइट डाउन। अब आपको क्या लिखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है रिचनेस ऑफ रिलीजियस हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो हेरिटेज है, रिचनेस हेरिटेज, धार्मिक रिचनेस, संपन्नता जो है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको वर्कशीट में ही कि आपको इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना होगा। जो पहला क्वेश्चन है आपको इसका पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है, यहाँ से स्टार्टिंग से लिखना है, द प्रेजेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस। इंडियन हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द बर्थ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड अराइवल ऑफ द आर्यंस, ठीक है। तो आपको यह पहला क्वेश्चन यहाँ से लिखना है और आपको ये चीज़ लिखनी है, जस्ट वेट, आपको यहीं तक लिखनी है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, काफ़ी बड़ा हो जाता है लेकिन आपको लिखना है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ तक लिखने के बाद जो नीचे के कुछ इमारतें दी गई हैं, धार्मिक इमारतें, उनको भी आपको यहाँ पे लिख देना है इसके साथ में। जैसे कि कौन सी हैं, हमने अभी देखी थी, जैसे कि ये है यहाँ से, मैनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड नरेट्स द स्टोरी ऑफ देयर ग्लोरियस टाइम इटसेल्फ। कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कंद्रिया महादेव टेम्पल हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजराजेश्वरा टेम्पल है, तंजावुर हो गया, जैन टेम्पल हो गया, ये सभी को आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आपको पहले क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन का आंसर करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना है। बेशक काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और यहाँ इसके अलावा आपको आगे लिखना है जो मेन इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल हैं, इमारतें हैं, उनके बारे में लिख देना है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये भी आपको इसमें ऐड कर देना है पहले क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। तो आपको ये पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाता है। हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर द कमिंग ऑफ
क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम टू केरला फर्स्ट। ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म और इस्लाम केरला में पहुंचा, ईसाई और इस्लाम केरला में पहुंचे, उनका रीज़न क्या था। ठीक है, तो हमने आंसर देखा है इसका, देख लेते हैं एक बार, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2। ठीक है, आंसर 2 क्वेश्चन हमने देख लिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, एट दैट टाइम शिप ट्रेवल्स वॉज प्रेवलेंट। उस समय पर क्या था, जो शिप ट्रेवल था, समुद्री यात्राएं जो होती थी वो ज़्यादा होती थी, प्रचलन में थी, लोग समुद्र के रास्ते से यात्रा करते थे। एंड ड्यू टू कमिंग बाय शिप ऑफ वाटर, अब पानी के शिप मतलब समुद्र से शिप के जरिए आने के कारण केरला वॉज द नियर द सी फ्रॉम बेलो इंडिया। अब इंडिया में सबसे नीचे जो केरला था वो पास पड़ जाता, तो उन्होंने केरला ही, वहाँ पर उन्होंने केरला पे ही कदम रखा पहला। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि समुद्री यात्रा का प्रचलन हुआ करता था उस समय, जिसकी, और वो किससे आते थे, शिप से ही आना उनका हुआ था, तो शिप से ही आना था। और अब ये अगर भारत का हम नक्शा देखते हैं तो यहाँ पे केरला पड़ता था। ठीक है, अब वो जब शिप से आ रहे हैं तो यहाँ पे शिप्स उनकी आती थी, तो यहाँ पर इसलिए समुद्र की यात्रा से आने के कारण, समुद्र के रास्ते से आने के कारण उनको कहाँ पर आना पड़ा, केरला में पहले आना पड़ा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 3, लिस्ट सम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया विद देयर लोकेशन। आपको लिस्ट बनानी है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की, इंडिया की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, जो हमने अभी देखा, जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला और मंदिर वगैरह थे, तो उन सब की आपको लिस्ट बनानी है। और उस लिस्ट में क्या लिखना है, उनके नाम हो जाएंगे एक तरफ, उसके साथ आपको क्या लिखना है, उनकी लोकेशन, कि वह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है। उसके बाद बिल्डर्स मतलब कि उसको किसने बनाया, बिल्डर मतलब मिस्त्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने उसको बनाने का ऑर्डर दिया था। ठीक है, वो राजा महाराजा या फिर कोई भी हो सकता है। तो बिल्डर्स एंड देयर स्पेशलिटी, और उसकी विशेषता क्या है उस इमारत की, आपको ये कॉलम बना करके, ये एक लिस्ट बना करके आपको ये चीज़ें लिखनी है। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, जिसमें मैंने 2 इमारतों के बारे में लिख दिया है। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट आप सभी को पता है, 9th क्लास के बच्चे हो, लिस्ट कैसे बनाते हैं, इस तरीके से आपको एक पेज पर बना देना है। यहाँ पर आ जाएगी आपकी क्या, इमारतों के नाम, उसके बाद उसका स्थान कहाँ पर स्थित है, उसके बाद उसको किसने बनवाया वो आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा उसकी स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है। ठीक है, इस तरह से कॉलम बना के आपको लिस्ट बना करके सही करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन इसका हम थोड़ा सा झलक मार लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जैसे पहली इमारत की हम बात करें तो पहली इमारत है कुतुब मीनार। ठीक है, अब कुतुब मीनार जो है वह कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है, नो डाउट। और इसे किसने बनवाया था, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कुतुब अल-दीन ऐबक। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं, अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुतुब मीनार स्थित कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। और कहाँ पर इसको बनवाया किसने था, कुतुब अल-दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी यह है कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर है, 72.5 मीटर ये ऊंची इमारत है। ठीक है, और दूसरी अगर मैं इसकी स्पेशलिटी की बात करूं तो क्या है, बिल्ट ऑफ सैंडस्टोन, ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर, यह बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट, लाल किला, अब ये कहाँ पर स्थित है, रेड फोर्ट 2 हैं, एक तो आगरा में, एक दिल्ली में, एक यूपी में, एक दिल्ली में, लेकिन हम दिल्ली वाले की बात कर रहे हैं। तो रेड फोर्ट कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसको किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। और ये इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये भी किससे बना हुआ है, बिल्ट ऑफ सैंडस्टोन, ये भी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ये चारों तरफ से बलुआ पत्थर मतलब लाल कलर का पत्थर लगा हुआ है, इसलिए इसको रेड फोर्ट या लाल किला कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं, एक बार 4 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई हैड इंडिया बीन अट्रैक्टिंग फॉरनर्स ट्रेडर्स सिंस एजेस। अब वाई हैड इंडिया बीन अट्रैक्टिंग फॉरनर्स, अब जो इंडिया था वो फॉरनर्स को, जो फॉरनर्स ट्रेडर्स थे, विदेशी व्यापारी थे, उनको क्यों अट्रैक्ट कर रहा था, एजेस सदैव मतलब कि काफ़ी महीनों से, सालों से, या एजेस बोल दो सेंचुरीज से, क्यों इंडिया अट्रैक्ट कर रहा था विदेशी व्यापारियों को। ठीक है, तो इसका आंसर हमने यहीं पर देख लिया था
क्या देखा था कि कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ अलोंग विद द स्पाइसेस ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू अट्रैक्ट ट्रेडर्स, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे विश्व में इंडिया जो था एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। और इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या था, कॉटन था, और क्या था, सिल्क था, सिल्क क्लॉथ था, और क्या था इसके साथ साथ अलोंग विद मतलब इसके साथ साथ क्या था, स्पाइसेस, गरम मसाले भी थे, जिनकी मांग विदेशों में बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए विदेशी व्यापारी क्या करते थे, भारत में आके जब उनको पता चला कि भारत नाम की चिड़िया भी इस जहां में है, तो उन्होंने क्या किया, भारत का रास्ता ढूंढा, भारत आए और भारत में आके कॉटन, सिल्क और गरम मसाले खरीदे और उनको अपने देश में जाकर के बेचा। अब अपने देश में जाकर के बेचने के बाद उनको ये पता चल गया कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से वो जिस रेट पर मसाले या चीज़ें लेके जाते थे उससे डबल से भी क्या कहूँ 60 गुना ज़्यादा मुनाफे पर वे अपने देश में उस चीज़ों को बेचते थे। तो इसीलिए उनको ये समझ में आ गया था विदेशी व्यापारियों को कि भाई ऐसा चलता रहा तो वो बहुत जल्द धनी हो जाएंगे, धनी तो थे मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा पैसा सेव करके रख सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए भारत क्या था, एक अट्रैक्ट वाला पॉइंट बन गया था विदेशी व्यापारियों के लिए, ठीक है। इसका आंसर जो लिखा है हमने वो देख लेते हैं, आंसर सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ अलॉन्ग विद द स्पाइसेस ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू अट्रैक्ट ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। आंसर सेम ही है जैसे मैंने आपको समझा दिया है कि कॉटन की इंडिया में जो था वो कॉटन की और सिल्क की और स्पाइसेस की मात्रा ज़्यादा थी, और इन्हीं की वजह से विदेशी व्यापारी भारत में अट्रैक्ट हुए थे पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। पुर्तगाल से हो गए, यूरोप से, पुर्तगाल से हो गए, और कौन सा था, ब्रिटेन से हो गए, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड से हो गए, और इसके अलावा फ्रांस से, कई सारे देशों से कई सारे व्यापारी भारत आए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है प्यारे साथियों, ऑन मैप ऑफ इंडिया मार्क द इम्पॉर्टेंट एम्पायर्स स्टैब्लिश्ड। आपको क्या करना है, इंडिया के मैप लेना है, उसमें मार्क करना है, नाम लिखना है किसका, एम्पायर्स का, जो इस्टेब्लिश थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग भागों में जो अलग अलग एम्पायर्स मतलब साम्राज्य स्थापित थे, उनका नाम लिखना है। कब से, फ्रॉम द 1st सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 1 सेंचुरी से, पहली सदी से जो भी वंश थे, पहली सदी से जो स्थापित वंश थे, उन सभी को मैप में दर्शाना है आपको, ठीक है। तो ये आपका खुद का काम है, मतलब आपको होमवर्क करना है, मैप लेना है, उस मैप में जितने भी वंश थे पहली सदी से जो स्टार्ट हुए थे उन सभी को दर्शाना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, इस तरह का आपको एक मैप ले लेना है, ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं जैसे कि राष्ट्रकूटाज यहाँ पर है, और चालुक्य ये रहा, और पालाज ये रहा, और पल्लव वंश ये रहा, चोलाज ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक मैप ले लेना है भारत का, ये बहुत पुराना मैप है, आप नया मैप भी ले सकते हो, तो उसमें दर्शा सकते हो कि कौन से इतिहास में, हिस्ट्री में कौन सा वंश या कौन सा साम्राज्य कहाँ पर था, ठीक है। वहाँ पर पॉइंट करके आप साइड में करके उस वंश का, साम्राज्य का नाम लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये घर पे करना है, मैप लेकर आना है और उस पर करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की शीट हमने यहाँ पर समाप्त की, अब बात करते हैं, आज की शीट समाप्त हो जाती है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू दोस्तों।